चलिए, आवाज नहीं। राइमल के लिख लिए तीनों पुत्र। अब तीनों पुत्रों का हम एक डायग्राम बनाएंगे और अच्छे से समझ लेंगे। पहले सुन लो और समझ लो। पुत्र कितने हैं? 3। नंबर फर्स्ट पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कान खोल के सुन लीजिएगा। पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे, इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाने गए और तेज धावक कहा गया उन्हें। यानी वो अपने समय में तलवार इतनी खतरनाक चलाते थे कि वो जिस पर तलवार से वार करते उस सैनिक को घोड़े सहित चीर देते थे, 2 भागों में बांट देते। इतनी भयंकर तलवार चलाते कौन? पृथ्वीराज। पर उनकी कमी थी एक, वो बड़ी बड़ी बातें भी बहुत करते थे, थोड़ी फैंकालोजी ज़्यादा कर देते थे, इसीलिए इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा गया। समझ में आया? दूसरा भाई जो था जयमल। कौन? जयमल। इस जयमल के चाल चलन थोड़े सही नहीं थे। किसके? हाँ। और तीसरे धुआंधार और खतर। कौन? सांगा। सांगा। तो सुनो और समझो। स्टूडेंट, राणा रायमल जो थे, बिल्कुल वो अपने बाद जो राजा बनाना चाहते थे, वो किसको बनाना चाहता था? बोलो बोलो, अरे बोलो। नौ संग्राम सिंह को राजा बनाना चाहते थे, पर बड़ा पुत्र था कौन? पृथ्वीराज। स्टूडेंट, तीनों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा। किसको? उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो बाद में बताऊंगा। पहले मैं जो डायग्राम बना रहा हूं वो देखो और कॉपी में लिखो, फिर समझाऊंगा। बताओ। कुछ नहीं है, खाली है। हाँ ले, अरे ले, अरे कमीन ले, वरना तेरा मुझे दे। हाँ ला दे। देखो ये मेरे हाथ में है ना, जा तेरा ला। अब देख लेना। कैंसिल कर देता है, कैंसिल कर देते, कल सोचेंगे। इधर ला। हाँ ले। अब तू भी खोल और मैं भी खोलूं। क्या बात है, मौजा ही मौजा। तू चेक कर, सबको बोल के बता। और अब इधर देखो। इसलिए कहता हूं, तुम अगर सोचते हो कि टीचरों के मजे ही मजे है तो गलत सोचते हो। साढ़ा 1 रुपया घर वाले नहीं देते। अगर कभी मांग भी लेता हूं तो 10 रुपए के 2 नोट, वो भी गिन कर देते हैं। प्रताड़ित इंसान है, क्या करे। अब ये तो मेरा है, इसलिए कभी भी ऐसे नहीं कहना है कि एक्सचेंज कर ले। ध्यान रखें। चलो स्टूडेंट, देखो और समझो अच्छे से। राणा रायमल। कौन से मल? अब रायमल का अच्छे से सुन लीजिएगा स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट, राणा रायमल का फर्स्ट पॉइंट बताओ तो पुत्र कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया का फर्स्ट पॉइंट, उपनाम उड़ना राजकुमार ऑब्लिक करके तेज धावक। ओके, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सीधा पॉइंट, विवाह किसके साथ हुआ?
ताराबाई के साथ। इन्होंने अपनी रानी के नाम पर गढ़बीटली दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा। मृत्यु सिरोही के जगमाल ने खाने में क्या मिलाया? विष मिलाया। इस कारण कुंभलगढ़ के समीप क्या हुई? मृत्यु हुई। ओके, नेक्स्ट, कौन सा मल? जयमल। कौन सा मल? एक ही पॉइंट लिखोगे, सुरातन सोलंकी से लड़ता हुआ मारा गया। लड़ता हुआ मारा गया। ओके, नेक्स्ट बताओ, कौन? राणा सांगा या संग्राम सिंह? प्रथम। सीधा लिखोगे, विकट समय में शरण करमचंद पवार ने दी। ध्यान रखिएगा इस बात को। ये बढ़िया डायग्राम बनाओ, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। डायग्राम बना लो अच्छे से, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं।
लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखो। उसके बाद आपके आगे बढ़िया छोटी सी एक कहानी बता देते हैं। चलिए अब तैयार हो जाइए बढ़िया कहानी के साथ। आपको बढ़िया बताते हैं तीनों भाइयों के बीच में क्या हुआ और किस वजह से ये राजा बने। तैयार हो? तैयार हो? चलो सुनो और समझो अच्छे से। और एक कहानी मैंने आपको वचन दिया है, याद है? कौन सी? हाँ, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अगर तू तो नहीं आया ना, सारण नगर ही रहता है ना, वहां से पूरी सेना सारण नगर आएगी। हाँ चलो अब सुनो और समझो स्टूडेंट, क्या होता है क्या नहीं होता है, अच्छे से समझिएगा। भाई कितने हैं? बड़ा कौन है? और तीनों वीर योद्धा थे, ये सुन लीजिएगा अच्छे से। तीनों वीर योद्धा, तीनों में कोई भी कमी नहीं थी, तीनों में 1% भी कमी नहीं थी, तीनों जबरदस्त थे। पृथ्वीराज सिसोदिया बड़े थे। राजवंश और वंशावली के नियम देखे तो ऐसे तो उत्तराधिकारी कौन थे? पृथ्वीराज सिसोदिया। पर ये उद्दंड प्रवृत्ति के थे, गुस्सा इनका बड़ा भयंकर था। क्या किया? हाँ, तो इसको ज्यादा छूना नहीं है, इसको ये वो बॉलीवुड के गाने की तरह नहीं है, छुओ ना छुओ ना। इसने अगर तेरे को छू लिया ना, फिर यही बोलेगा क्या, बोल बोल दो ना जरा जरा, और तुझसे बोला ही नहीं जाएगा। तो सुनो, अब जयमल दूसरे भाई की बात करें तो जयमल भी बड़ा वीर योद्धा था, पर इनके चाल चलन सही नहीं थे। उठक बैठक जो थी सही लोगों के साथ नहीं थी। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि आप सही हो पर आपका मित्र, आपका संगी सही नहीं है, तो वो भी आपको अपने लक्ष्य से भटका देगा। तुम्हें पछतावा तब होगा जब उसके परिणाम विपक्ष में आएंगे, मतलब रिजल्ट का। तब तुम्हें पछतावा होगा जब 2 नंबर 2.5 नंबर से पीछे रह जाओगे। तब आप सोचोगे कि यार काश मैं उस समय टाइम जाया नहीं करता, 2 महीने या 2 घंटे में और एक्स्ट्रा पढ़ लेता तो आज मेरा क्या हो जाता, सिलेक्शन। ध्यान रखें इस बात को। अब सुनो और समझो। सर आप समझाओ तब कैमरे के सामने आओ ना। उधर आऊं क्या? सुरेश, कैलाश, सही है? ओके चलो। सर भारत छोड़ो आंदोलन में जैसलमेर रियासत ने भी भाग नहीं लिया था? नहीं। तो सुनो और समझो। तो अब सुनो, तीसरे पुत्र कौन? राणा सांगा, शांत प्रवृत्ति के, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले और बड़े वीर योद्धा। पर उन्होंने कभी भी अपनी पराक्रमता अपने अपनों के साथ नहीं दिखाई, मतलब अपने लोगों के सामने कभी भी वीरता नहीं दिखाई उन्होंने, कभी भी उन्होंने मतलब इतनी लड़ाइयाँ वगैरह अपनों के साथ नहीं की। और तुम भी कान खोल के सुन लेना, कितने भी बड़े अधिकारी बन जाओ, जीवन में कितने भी बड़े सक्सेस हो जाओ, तो अपनों को कभी भी बड़प्पन मत दिखाना। सही है कि नहीं है? हमेशा साधारण बन के रहना है, हमेशा साधारण, ध्यान रखें। तो तीनों में अब देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। तीनों योग्य थे। अब राजा तो बिल्कुल तय था कि कौन बनेगा, पृथ्वीराज सिसोदिया। पर रायमल जी के कहीं ना कहीं मन में था कि क्यों नहीं एक बार तीनों की कुंडलियां दिखाई जाए।
देखते हैं राजयोग किसके हाथों में लिखा हुआ है। तो दरबार में खूब सारे ज्योतिष वगैरह बैठते थे, तो एक जो बुजुर्ग ज्योतिष था, उस वरिष्ठ ज्योतिष को तीनों कुंवरों की कुंडलियां दी। किसने? रायमल जी ने। पृथ्वीराज की दी, जयमल की दी और सांगा की दी। और उस पुजारी को कहा, ज्योतिष को कहा कि आप इन तीनों के कुंडलियों को मिलाना और बताना कि राजयोग किसके हाथों में लिखा हुआ है। सुनो और समझो अच्छे से। वो ज्योतिष जो था मेरे लक्षणों का था। तो यार मैंने मेरे लक्षणों का कहा ना, एक चीज मैं भी भूल गया आज, देख लो। मेरे लक्षणों का था। कैसे? उस ज्योतिष को वो दी कुंडलियां, उस ज्योतिष ने अपनी मेखड़ी में डाली और डालकर भूल गया। काफी दिनों तक उसे याद ही नहीं आया। इधर तीनों पुत्रों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। उसी दरमियान मालवा के कौन? नासिर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। किस पर? मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। पर रायमल जी की स्थिति देखो, तीनों पुत्रों में संघर्ष चल रहा है। गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी। रायमल जी लड़ने जैसी स्थिति में भी नहीं थे। तब मालवा के नासिर शाह खिलजी के साथ किया जोता ही जोता, और खूब सारा खजाना देकर उसे वापस लौटाया। किसको? बोलो। हाँ जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सुनो, रायमल जी बड़े चिंतित थे। तो रायमल जी का एक भाई था। क्या था? जिसका नाम था सारंग देव। क्या नाम था? क्या नाम था? अब बताओ, रायमल जी का भाई सारंग देव है तो इन तीनों के लिए क्या लगेगा? चाचा। क्या लगेगा? तो चाचा ने, सारंग देव ने अपने भाई रायमल जी को कहा, रायमल जी भ्राताश्री आप अच्छे से शासन व्यवस्था देखिए। मैं वचन देता हूं कि इन तीनों पुत्रों में से, मतलब तीनों भतीजों में से किसके हाथों में राजयोग लिखा हुआ है, इसका मैं निष्पक्ष निर्णय लूंगा। ठीक है? रायमल जी का ठीक है। तो अब सुनो, सारंग देव जो चाचा थे, उन्होंने पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और संग्राम सिंह सांगा तीनों को बुलाया। पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा कि पास में एक ज्योतिष है, उस ज्योतिष के पास चलते हैं, आज तक उसकी भविष्यवाणी गलत नहीं गई है। जयमल को भी कहा, जयमल ने भी कहा चलने को तैयार हूँ। पृथ्वीराज को कहा, इसने भी कहा चलने को तैयार हूँ। सांगा को कहा, तो सांगा ने कहा हम तो सबसे छोटे हैं, हम कहाँ कंपटीशन में, तो भी आप कह रहे हो तो चल लेता है। हमने कोई तैयारी यारी नहीं की, हमने तो ऐसे ही फार्म भर दिया कि उदयपुर रोते फिर क्या आएंगे। काफी ऐसे होते हैं, ध्यान रखना, जो बेटे तैयारी तो करते नहीं, फार्म भर देते और कहते रोते फिर क्या आएंगे। तो सुनो और समझो। तो अब बताओ, तीनों को लेकर कौन आ रहे हैं? सारंग देव ज्योतिष के पास। वो ज्योतिष अलग है, ये ज्योतिष अलग है। वो तो दरबार का ज्योतिष था, ये कोई ऐसा ज्योतिष था जिसकी भविष्यवाणियां काफी सही हुई थी। उस ज्योतिष के पास गए। सबसे पहले पृथ्वीराज सिसोदिया गए। पृथ्वीराज सिसोदिया का हाथ देखा और कहा बाहर बैठिए, इंतजार कीजिए। अब यही समझ लो, तीन भाई, तीनों के तीन पेपर, एक का मॉर्निंग शिफ्ट में, एक का दोपहर की शिफ्ट में और एक का इवनिंग शिफ्ट में। तो सबसे पहले पेपर देने गए कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। अब बाहर टेंशन किसको होगी? जयमल को। पृथ्वीराज सिसोदिया पेपर देकर आए तो जयमल ने पूछा कैसा हुआ? तो कहा पेपर को फाड़ दिया। का कितने किए? का 100 में से 95 किए। का 95 एक्यूरेसी से किए? का यार 3 में मुझे डाउट है, 92 किसका बाप भी खा नहीं सकता। अब जयमल को टेंशन हो गई। जयमल ने कहा तैयारी मैंने भी पिछले 10 दिनों से तगड़ी की है। कितने? 10 दिनों से। मैं भी पेपर को फाड़ दूंगा। अब बिल्कुल पेपर देने गया कौन? अब बाहर टेंशन किसको होगी? बोलो। सांगा को नहीं होगी, पृथ्वीराज को होगी। सांगा तो सबसे लास्ट में।
क्योंकि छोटे थे। अब जयमल गया, जयमल भी पेपर देख रहा है। पूछा सांगा जी ने, कहा कैसा हुआ पेपर? तो उसने कहा धुआंधार और खतर ना। कहा कितने किए? कहा 100 में से 100। तो कहा एक्यूरेसी से? कहा ओहो 95 एक्यूरेसी से किए, 5 टिप्पे ठोके। अब पृथ्वीराज तो कह रहे थे कि हे भगवान इसके 5 गलत करवा दे, और जयमल कह रहे थे मेरे 5 राइट हो जाए। अब सुनो, इवनिंग सेशन हुआ, पेपर देने के लिए खड़े हुए कौन? तो दोनों ने मजाक उड़ाई, कहा छोटे। क्या कहा? छोटे पेपर देने जा रहा है। तो सांगा जी ने कहा हमने तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया, तैयारी हमने की नहीं। बिल्कुल गए, वापस आए और बाहर आए तो कहा पेपर कैसा हुआ? तो कहा क्या पेपर हुआ? तो कहा कितने किए? तो कहा 36। कितने किए? हाँ। अब सुनो, मतलब समझो, मतलब तीनों गए और तीनों ने अपने अपने हाथ दिखाए और वापस बाहर आ गए। बाहर आए, ज्योतिष आया और ज्योतिष ने आकर कहा कि हमने तीनों की कुंडलियां देखी, हाथ देखे, और तीनों के हाथ देखकर हम राजयोग की घोषणा करते कि राजयोग पृथ्वीराज सिसोदिया। ये कहा, पृथ्वीराज सिसोदिया खड़े हो गए और कहा हमने पहले ही कहा था कि राजयोग हमारे हाथों में लिखा हुआ है। तो ज्योतिष ने कहा बैठ जाओ, आपके हाथों में। ये कहा तो जयमल खुशियां मनाने लगा कि हमें तो पहले ही पता था। तो ज्योतिष ने कहा क्या पता था? कि राजयोग हमारे हाथों में लिखा। आपके भी नहीं, राजयोग लिखा हुआ है संग्राम सिंह के हाथों में। ये बात कही तो ये बात ना तो जयमल को सहन हुई ना पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज को भयंकर गुस्सा आया। पृथ्वीराज ने कहा कि अगर राजयोग सांगा के हाथों में लिखा हुआ है तो राज तिलक तो करना ही पड़ेगा। अपनी कटार निकाली और सांगा पास में ही बैठा था, आंख में डाल दी। आंख फोड़ दी किसकी? सांगा की। पकड़ लिया किसने? सारंग देव ने। चाचा थे। सारंग देव ने पकड़ लिया किसको? पृथ्वीराज को। सांगा वहां से 9-2-11। अब सारंग देव बाहर आए और सारंग देव ने कहा साला कैसी आफत मोल में ले ली। आज राजयोग के चक्कर में 2 कंप्लीट हो जाते, पीछे 1 बचता, उसका राज्याभिषेक हो जाता। अब थोड़े दिन बीते, कहते हैं ना प्राण जाए पर। सारंग देव ने रायमल को वचन दिया था। अब उसी सारंग देव को एक चारणी बाई के बारे में पता चला। कौन सी बाई? जो बड़ी बुजुर्ग थी, उम्र दराज थी, और उसकी भविष्यवाणी सटीक जाती थी। लावणी गांव की थी, मेवाड़ में लावणी गांव की चारणी बाई थी। उसकी भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो सबसे पहले सारंग देव ने पृथ्वीराज को बुलाया। सारंग देव ने कहा पृथ्वीराज, हमने चारणी बाई के बारे में जाना है जो बुजुर्ग है और आज तक उसकी भविष्यवाणी गलत नहीं गई है। तो हम चाहते हैं कि राजयोग की बात पूछी जाए। कौन सी बाई को? चारणी बाई को। तो आप चलने को तैयार हो? तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने कहा हम तो चलने को तैयार है, एक बार सांगा को पूछ लो। तो सारंग देव ने कहा आप चलते बनो। ओके। जयमल को बुलाया। जयमल ने कहा पिछली बार 3 ही नंबर से रहा मैं, अब की बार रात दिन पढ़ाई करूंगा, राजयोग तो मेरे हाथों। ठीक है, वो भी मान गए। दोनों को भेजा। अब बुलाया किसको? सांगा को। सांगा को बुलाते ही पहले कहा कैसे हो सांगा, आंख कैसी है? तो कहा ठीक है। कहा दिखाई दे रहा? कहा दे रहा है। तो कहा उस ज्योतिष ने आपका बिना फालतू का नाम ले लिया, राजयोग वरना आपके हाथों में क्या लिखा हुआ? तो सांगा ने कहा चाचा नाम ऐसे ही लो चाहे कैसे ही लो, हमारी तो आंख गई। सही है, सही एक नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सुनो। तब सारंग देव ने कहा देख सांगा,
राजयोग तेरे हाथों में नहीं लिखा। उस ज्योतिष ने ऐसे ही कहा और तेरी आंख चली गई। तू एक काम कर। का क्या? कि चारणी बाई के बारे में मैंने सुना है, उस चारणी बाई के पास चलते हैं। आज तक उसकी भविष्यवाणी गलत नहीं गई है, बिल्कुल पता चल जाएगा राजयोग किसके हाथों में लिखा हुआ। तो सांगा ने कहा, ए चाचा ये दूसरी भी फुड़वाना चाहता है। तो सारंगदेव ने कहा, नहीं, अब की बार मैंने पूरी सुरक्षा का इंतजाम कर रखा। तो कहा कैसे? तो कहा देख, सबसे उधर बिठाऊंगा पृथ्वीराज को। किसको? बीच में बैठूंगा मैं। ये कौन कह रहा है? सारंगदेव। और मेरे जस्ट पास बिठाऊंगा तुझे। अगर बाय द वे चारणी बाई ने तेरा नाम ले लिया तो मैं झांप लूंगा। किसको? तू 9-2-11। तो सांगन का चाचा पकड़ लेना। तो सांगन का 1 मिनट रुक, तू मुझे किधर बिठाएगा? तो कहा इधर। तो सांगन का उधर पृथ्वीराज बैठेगा, बीच में चाचा बैठेगा, मेरी फूटी हुई आंख ये है। अगर वो हमला करता है तो फूटी हुई फूटनी चाहिए, ये सेफ जोन में रहनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल पूरे सोच कर गए थे। अब सुनो और समझो। कितों को लेकर आए? तीनों को लेकर आए और तीनों को लेकर आकर बिल्कुल बैठे। उसी सिस्टम के हिसाब से सबसे उधर किसको बिठाया? पृथ्वीराज को। बीच में कौन बैठा? सारंगदेव। और फिर कौन बैठे? सांगा। और वो फिर उधर जयमल। अब सुनो, सबसे पहले बिल्कुल अंदर गया चारणी बाई की कुटिया में। कौन? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का हाथ देखा, वापस आ गया, बिठा दिया। फिर भेजा जयमल को, कहा जयमल जाओ। जयमल भी आया और उस हिसाब से बैठ गया। फिर भेजा किसको? सांगा को। सांगा भी गया, वापस आकर बैठ गया उसी सिस्टम से। चारणी बाई बाहर आई। तो आपको पता है हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ बूढ़ी औरतें भी होती है और कुछ बूढ़े लोग भी होते हैं जो हाथ देखते ही नहीं है। चेहरा देखकर और चेहरे की ललाट देखकर वो हमें कल के बारे में बता देते हैं कि भाई तेरा आने वाला कल कैसा होगा। ऐसे देखते कि नहीं देखते? जैसे कुछ बुढ़ी औरतें होती, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो कहते हैं इधर आ, हमें बुलाते हैं इधर आ, और इधर बुलाकर हमें पास में बुलाकर कहते हैं कि छोरा तू बड़ो किस्मत वालों है, तू बड़ो किस्मत वालों है, तू आउन वाला टाइम में रोड पर बैठो बैठो समझ में आया ना? मतलब ऐसे बातें बताते कि नहीं बताते कि भाई तू बहुत बड़ो आदमी, तू गाड़ी में घूमी लाल बत्ती में, कंफर्म कर लेना उस डोकरी से डोकरे से कि लाल बत्ती कौन सी? एम्बुलेंस वाली, क्योंकि उसकी भी बत्ती कौन सी होती है। हाँ, ये भी सुन लेना। कोई आपको कह दे कि लाल बत्ती में घूमी तो समझ लेना वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि तू रोगला है, बस तुझे टू टू करती गाड़ी इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल ही लेकर जाएगी, तो कंफर्म कर ले। तो सुनो, तो चारणी बाई भी बाहर आई और चारणी बाई अब क्या देखेगी? बैठे हुए सबकी ललाट। तो सब उधर से उधर कौन बैठा था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के पास आई चारणी बाई, ललाट देखी, आगे बढ़ी। अब आगे कौन बैठा? सारंगदेव। सारंगदेव की ललाट देखने लगी चारणी बाई, तो सारंगदेव ने कहा अम्मा साहब मैं कंपटीशन में नहीं हूं, आगे बढ़ो। तो कहा जब तू कंपटीशन में नहीं है तो बीच में क्यों बैठा? कहा ये आपको पता नहीं है, आप आगे बढ़ो। अब आगे कौन बैठा? सांगा। और सांगा की ललाट देखते ही तो हाथ रख दिया किसके सिर पर? बोलो। सांगा के सिर पर हाथ रखा और कहा कि राजयोग तो इसके हाथों में लिखा हो। ये कहते ही तो सारंगदेव ने पकड़ लिया किसको? पृथ्वीराज को। और सांगा चारणी बाई को कह रहा है धोग देव। उधर जयमल जो खुले सांड की तरह बैठा था, उसके हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। उसने कहा मेरी ललाट तो देखी नहीं, बिल्कुल फैक्ट है। तो उसको आ गया भयंकर गुस्सा। उसने अपनी कटार निकाली। इधर सांगा कह रहा है धोग दो, तो कटार निकालकर भयंकर वार किया किस पर?
सांगा पर सांगा जैसे तैसे करके वहां से भागे। सुनते रहो, बड़ी विकट स्थिति थी किसकी? सांगा की, क्योंकि सांगा पर कटार से वार हुआ था, खून से लथपथ हो गए थे। कौन? सांगा। वहां से भागे। जंगल में जब भाग रहे थे तो इधर जोधपुर की तरफ से कोई छोटा मोटा शासक था जिसका नाम था बीदा राठौड़। कौन था? बीदा राठौड़। जैसे हम राजस्थानी भाषा में बोलते ना कि भाई मारे तेजाजी बाबू जी की फेरी बोलियोड़ी है, मैं खरना अड़ जाऊं, सही है ना? ऐसे ही बीदा राठौड़ भी कोई भगवान के इधर मेवाड़ में दर्शन करने के लिए अपने कुछ एक सैनिकों को लेकर आ रहा था। उधर से आया, बताओ कौन? सांगा। अब सांगा को खून से लथपथ देखा। किसने? बीदा राठौड़ ने। तो बिल्कुल बीदा राठौड़ ने रोका सांगा को, कहा कौन हो और ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो सांगा ने कहा कि मैं रायमल जी का छोटा पुत्र सांगा हूँ और मेरे पीछे मेरे कुटुंब के ही भाई मुझे मारने के लिए तुले हैं। तब बीदा राठौड़ ने कहा एक क्षत्रिय की पहचान है कि शरणार्थी की रक्षा करना। चिंता मत कीजिए, जब तक बीदा राठौड़ है, तुम्हारा कुटुंब का हो, तुम्हारा भाई हो, चाहे कोई भी हो, तुम तक पहुंच नहीं पाएगा। अगर पहुंचना होगा तो गुजरना पड़ेगा किससे? बीदा राठौड़ से। बीदा राठौड़ ने अपना घोड़ा दिया किसको? सांगा को। सांगा वो घोड़ा लेकर वहां से भाग गए। अब बताओ पीछे सेना अपने सैनिक लेकर कौन आया? जयमल। अब जयमल आया तो बीच में खड़ा अपने सैनिकों को लेकर कौन? बीदा राठौड़। जयमल ने कहा बीदा रास्ता छोड़ दे, भाई भाई की लड़ाई है, बीच में मत आ। तो स्टूडेंट बीदा राठौड़ ने कहा माना कि तुम भाई भाई की लड़ाई है, पर कैसे भूल जाऊं कि क्षत्रियों का नियम है विकट में शरणार्थी को शरण प्रदान करना। अगर भाई तक पहुंचना है तो मुझसे लड़ना होगा। दोनों के बीच में भयंकर क्या हुआ? अब तब तक सांगा वहां से निकल गए, पर सांगा जंगल के अंदर बेहोश होकर गिर गए और सांगा घोड़ा लेकर पहुंच गए कहां? श्रीनगर। कहां? बोलो, जो कहां है बोलो? जम्मू कश्मीर में। कहां है? अरे कमीनों, क्या घोड़ा था, कोई हवाई जहाज नहीं थी कि श्रीनगर कहा कि जम्मू कश्मीर। अरे वो वाला श्रीनगर नहीं, अजमेर के आसपास के क्षेत्र को भी उस टाइम श्रीनगर कहा जाता था कि घोड़ा लेकर श्रीनगर पहुंच गया। अरे उनके पास भाई मेरे घोड़ा था, कोई हवाई जहाज नहीं थी। ये सिर्फ बॉलीवुड मूवियों और साउथ मूवियों में ही हो सकता है। इस बात को कान खोल के सुन लेना। हीरोइन को बाहर देशों में गुंडे उठा कर ले गए हवाई जहाज में बिठाकर, हीरो इधर हॉस्पिटल में पड़ा है। सुनना, जो ही होश आएगा तो वो पहले हॉस्पिटल के कमरे से नीचे कूदेगा खिड़की से। सुनना, कूदा और सीधा बाइक पर जाकर बैठेगा, चलू भी नहीं करेगा, सीधी लेकर भाग जाएगा। पहली बात तो उसमें चाबी थी या नहीं, चालू कैसे हुई? देखते कि नहीं देखते? और फिर भी देखो, फ्लाइट उड़ने ही वाली थी और वो पहुंच जाता है और सीधा कहां बताता है? फ्लाइट में। क्यों? उसको सिक्योरिटी ने चेक नहीं किया, उसका टिकट पहले किसने बुक करवाया? सबसे बड़ी बात, सही एक नहीं है। और फिर भी सुनो, चलो कोई बात नहीं, टिकट इमरजेंसी में बुक हो गया होगा, पर हमें तो नहीं बताते। और फिर देखो वो वहां बाहर विदेश में भी चला जाता है और जहां पर हीरोइन को रख रखा होता है वहां पर सीधी दीवार तोड़कर आता है। उसने तो पता भी किसी को नहीं पूछा। हमें तो हमारा मित्र लोकेशन भेजता है कि शास्त्री सर्कल के पास आ जा। वहां पहुंचने के बाद भी कहता तू कट्टे खड़ो है, मरो, मने तो कौन दिखे। तो वो फिर कहता देख पास में एक चाय की थड़ी होगी, उसकी लेपट गड़ी ले, फिर आगे एक नुक्कड़ आएगा, वहां पर किसी को भी पूछ ले। तो हम 10 जगह पूछते, वो तो किसी को नहीं पूछता, सीधा दीवार तोड़ के एंटर। यही तो मूवी है। पर मूवी देखने से पहले
एक डिस्क्रिप्शन आता है, उसमें देखना सीधा लिखा हुआ होता ये सभी चीजें काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक। तो ये काल्पनिक ही है पर ये सही है। तो श्रीनगर भगवान मेरे वहां नहीं गए, श्रीनगर कहा जाता था हमारे अजमेर के आसपास के क्षेत्र को। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र के अंदर गए, बेहोश होकर गिर गए। अब सांगा क्योंकि रक्त बहुत ज्यादा बह गया था, वहीं के क्षेत्र का एक था अंडरवर्ल्ड डॉन जिसका नाम था करमचंद पवार। कौन था? करमचंद पवार के पास थोड़ा बहुत क्षेत्र था, पर वो क्या करता था, आसपास के क्षेत्रों को लूटता था। अब सुनो, करमचंद पवार अपने कुछ एक सैनिकों के साथ गुजर रहे थे, तो आगे घायल देखा किसको? सांगा को। तो सांगा को देखा तो सांगा के शरीर पर राज दरबार के कपड़े पहने हुए थे। तो सांगा ने कहा राज दरबार के कपड़े पहने हुए, इसका मतलब ये कोई युवराज है और हमें इनकी क्या बचानी चाहिए? जान। अभी कहीं चोरियां भी नहीं हो रही है, अगर जान बचाएंगे और इन्हें रियासत पहुंचाएंगे तो रियासत से हमें मिलेगा इनाम। क्या मिलेगा? इनाम। तो बिल्कुल करमचंद पवार ने कहा इनको उठाओ और एम्स में लो, इमरजेंसी वार्ड में। समझाने के लिए बता रहा हूं। बिल्कुल लाए, इलाज करवाया किसका? सांगा का। किसका? सांगा का इलाज करवाया। सांगा को होश आया तो आगे देखा तो करमचंद पवार खड़ा था। सांगा ने कहा आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। करमचंद पवार ने कहा बाद में धन्यवाद देना, ये बिल पकड़ो। तो कहा किस बात का? आपका इलाज करवाया। तो उसमें देखा तो लिखा हुआ था फॉर्च्यूनर के 3 लाख पेट्रोल की, डॉक्टर की फीस 2.5 लाख, ब्लड चढ़ाया 4 लाख, हम खोटी हुए 2 लाख, और हमने थोड़ा बहुत नाश्ता और तुम्हें भी खाना दिलवाया 2 लाख। बिल टोटल देखा तो सांगा वापस बेहोश। मतलब सुनो, ये बात मैंने क्यों बोली? सीधा होश आते ही करमचंद पवार ने कहा हमने आपकी जान बचाई है, आप बताओ हो कौन, ताकि आपको राज दरबार में पहुंचा दे। सांगा ने कहा मैं और राज दरबार का नहीं हूं। तो करमचंद पवार ने कहा झूठ बोल रहे हो, आप राज दरबार के नहीं होते तो ये कपड़े तुम्हारे शरीर पर नहीं होते। तो सांगा झूठ बोले थे, अपनी वास्तविकता छुपा ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं अगर राजधानी की तरफ गया तो मुझे मेरे भाई मार देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो सांगा झूठ बोले। सांगा ने कहा इन्हीं कपड़ों की वजह से जूते पड़े हैं। क्या कहा? इन्हीं कपड़ों की वजह से हमारे जूते पड़े। कहा कैसे? कहा हम राज दरबार में छोटे मोटे काम करते थे, एक दिन कुंवर के युवराज के कक्ष में चले गए, हमने सोचा सेल्फी ले ले, तो सेल्फी लेने के चक्कर में वो कपड़े पहने, सैनिकों को पता चल गया, बंदोली तगड़ी निकली और वहां से जैसे तैसे करके जान बचाकर भागे। कहाँ बेहोश होकर पड़े आगे हमें कोई जानकारी नहीं। करमचंद पवार ने कहा बर्बाद हो गए, थोड़े बहुत पैसे थे वो इन पे लगा दिए, अब कुछ है ही नहीं। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, बिल्कुल यानी करमचंद पवार ने विकट समय में शरण दी किसको? बोलो। अब इधर देखो, दरबार में पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल। अब ये बात रायमल को पता चली कि रायमल को ये बात पता चली कि मेरे पुत्र सांगा पर हमला किया दोनों भाइयों ने। तो पृथ्वीराज से तो इतना नाराज हुए रायमल जी ने पृथ्वीराज को कहा कि कुंवर हमारे पुत्र हो तो हम आज कह रहे हैं हम जीते जी तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहते। पृथ्वीराज को ये बात चुभ गई। पृथ्वीराज ने कहा आशीर्वाद दीजिए पिताजी, नहीं देखना चाहते हैं तो हम भी आपकी बात पर अडिग रहेंगे, हम चित्तौड़ छोड़कर जा रहे हैं। वो आ गए कुंभलगढ़। कहाँ आ गए? बोलो बोलो। कुंभलगढ़ और बदनौर में ही रहेंगे। कौन? ध्यान रखना, पृथ्वीराज। जीते जी रायमल जी जब तक रहेंगे तब तक जाएंगे ही नहीं। कहाँ? चित्तौड़।
अब सुनो, दूसरा कौन? बोलो, जयमल। जयमल को कहा तू भी लक्कड़ ले ले वरना तुझे भी बाल टिकाऊंगा। जयमल ने कहा सॉरी, ठीक है। तो अब सुनो और समझो और बोर्ड पर देखो। राइमल के पुत्र कितने? पृथ्वीराज चला गया कौन से गढ़, और संग्राम सिंह आ गए अजमेर के आसपास किसके पास? तो चित्तौड़ में पास में कौन रहा? ये था बाहुबली मूवी का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो। स्टूडेंट, एक साम्राज्य था टोडा। कौन सा? और टोडा का राजा था सुरातन सोलंकी। बोलो कौन था? बोलो कौन था? सुरातन सोलंकी। सुरातन सोलंकी पर एक मुस्लिम सेना नायक ने अटैक किया जिसका नाम था लल्लू खां। कौन सी लू? हाँ, लल्लू खां। लल्लू खां ने टोडा पर अटैक किया। हार हुई किसकी? टोडा हाथों से निकल गया किसके? सुरातन के। सुरातन अपने कुटुंब, परिवार और सैनिकों को लेकर आ गया वाड़ ही वाड़। कौन से मल के पास? अरे बोलो, राइमल के पास आया और राइमल को आकर कहा मैं टोडा का राजा सुरातन सोलंकी, मुझे चाहिए शरण। क्या चाहिए? शरण चाहिए मुझे। और हमारे साम्राज्य पर, टोडा पर लल्लू खां का क्या हो गया है? अधिकार। तो राइमल जी ने कहा चिंता मत कीजिए, क्षत्रिय है, हम आपको शरण देते हैं। कौन से पुर की? अरे बोलो। तो जहाजपुर की शरण दे दी। जल्दी से बताओ किसको? सुरातन सोलंकी को। जब शरण दी तो सुरातन सोलंकी ने भरे दरबार में राइमल के घोषणा की। कहा कि जो हमें टोडा जीत कर देगा, जो युवराज, जो सेनानायक हमें टोडा जीत कर देगा, उसके साथ हम अपनी अति सौंदर्यवान पुत्री का विवाह करेंगे। ये घोषणा कर दी और आ गए। जल्दी से बताओ कौन से पुर? बोलो, जहाजपुर आ गए। कौन? बोलो, आ गए। अब सुनो, जब ये घोषणा की थी तब चित्तौड़ से बाहर गया हुआ था राइमल जी का पुत्र। कौन? अब आया वो तोड़ ही तोड़। चित्तौड़ आया जयमल, तो चित्तौड़ आया तो जयमल को उसके मित्रों ने कहा क्या चाल है, क्या डाल है, क्या बाल है। यानी सुरातन सोलंकी की पुत्री के सौंदर्यता का बखान किया कौन से मल के सामने। तो जयमल को जब ये बात पता चली तो जयमल ने जहाजपुर संदेश भेजा। किसको? सुरातन सोलंकी को। कहा हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। सुरातन सोलंकी ने कहा अगर विवाह करना है तो जीत कर दो। क्या? टोडा। जयमल ने कहा सटाप, हम नहीं जीतेंगे, हम सिर्फ विवाह ही करेंगे। तो स्टूडेंट, सुरातन सोलंकी ने कहा राणा के हमारे ऊपर उपकार है, उन्होंने विकट समय में हमें क्या दी है? शरण। कोई बात नहीं, राणा का पुत्र ही है, कुंवर ही है, विवाह कर देता है। पृथ्वीराज इस जयमल को वापस संदेश भेजा कि ठीक है, आपका विवाह तय करते हैं, पंडित को बुलाते हैं और तारीख, यानी वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुहूर्त निकलवाते हैं, तारीख कितनी देते हैं, हम आपको सूचना देते हैं। अब पंडित को बुलाया गया। पंडित को कहा भाई खोल तेरे टीपणे और बता तारीख लग्न की कितनी आती है। पंडित ने तारीख खोली तो कहा 4 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं है, मांगलिक है दोनों। गोली देते हैं ना कि मांगलिक है, छोरा मांगलिक, छोरी मांगलिक। तो कहा ये मांगलिक सही कैसे होंगे? कहा कि 5 किलो दाल। अब मैं नहीं बोलूँगा आगे, छोड़ो चलो। तो स्टूडेंट सुनो, अब आगे क्या होता है। हाँ, पास में बैठा ना पालीवाल, सुन लेना अच्छे से, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो स्टूडेंट, अब सुरातन जी ने वापस जयमल को संदेश भेजा कि भाई जयमल, शादी की तारीख नज़दीक नहीं है, आपको इंतजार करना पड़ेगा शादी के लिए। जयमल ने वापस संदेश भेजा, कहा कोई बात नहीं, शादी के लिए इंतजार कर लेंगे, हम शिकार के लिए आप ही की तरफ आए हुए हैं, इसलिए हम हमारी होने वाली रानी से मिलने
आ रहे हैं। ये बात किसको बोल रहे? एक पिता को। तो सुरातन सोलंकी ने कहा, अब तक तो हम राणा के एहसानबद थे, पर कुंवर ने अपनी सारी हदें पार कर दी। अब हम ऐसी जागीर में रहेंगे ही नहीं। जहाजपुर से अपनी सेना का और कुटुंब का पड़ा उठाया और रवाना हो गए। चलते बने, जयमल आ गया। पालकियां जो जा रही थी, जयमल आ गया और जयमल उस पालकी तक पहुंच चुका था जिसमें बैठी थी सुरातन सोलंकी की पुत्री, और जिद करने लगा कि हम देखेंगे हमारी होने वाली रानी को। तब सुरातन जी समझा रहे थे कि नहीं। तभी समझ नहीं रहा था जयमल, क्योंकि सुरातन जी सोच रहे थे किसके बारे में? राईमल के बारे में, कि ये राईमल के कुंवर है। तभी पीछे से एक योद्धा आया, नयन जैसा, तलवार निकाली और जयमल पर एक वार किया। जयमल के कितने फाड़े कर दिए? 2। वहीं पर मारा गया। कौन? बोलो, कौन मारा गया? सुनते रहना, वो डायग्राम जो बताया अब ऑटोमेटिकली तुम्हें याद हो जाएगा। मारा गया, अरे मारा गया ना जयमल। जयमल की मृत्यु का संदेश गया कुंभलगढ़। कौन से गढ़? और कुंभलगढ़ में जल्दी से बताओ कौन था? अरे बोलो, पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज ने अपने सेना नायकों से पूछा, कहा कि हमारा भाई जयमल कैसे मारा गया। तो इनके सैनिकों ने कहा कि भाई बात यह है कि तेरा भाई कोई छोरियों के चक्कर में था वो मारा। सही है? तो कहा किसके? तो कहा क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल। तो कहा अरे बात पूरी बताओ, बात क्या है। तब पूरी बात बताई कि टोडा के राजा है कौन? सुरातन सोलंकी, और उन्हें शरण दी है किसने? आपके पिता राईमल ने। और भरे दरबार में घोषणा की है कि जो उन्हें टोडा जीत कर देगा वो उसके साथ अपनी अति सौंदर्यवान पुत्री का क्या करेंगे? तो पृथ्वीराज ने कहा, हम उड़ना राजकुमार, तेज धावक, हमसे अच्छी तलवार कोई नहीं चला सकता। सेना का पड़ा उठाओ। तो सैनिक उनका किधर जाएंगे? जहाजपुर का नाव टोडा। कहाँ जाएंगे? तो बताओ, सेना लेकर आया कौन? बोलो। और सीधा गया कहाँ? लू झाड़ दी किसकी? यानी लल्लू खां को क्या किया? और पराजित करके कहा, पृथ्वीराज ने कहा, हालो रे कौन से पुर, अब आए किसके पास? और सुरातन सोलंकी को आकर कहा कि टोडा के राजा सुरातन सोलंकी, टोडा साम्राज्य आपका इंतजार कर रहा है। तब पृथ्वीराज को सुरातन जी ने कहा, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तब पृथ्वीराज ने कहा, सड़प कुछ घोषणा वगैरह की थी आपने? तो बिल्कुल, सुरातन सोलंकी ने अपनी पुत्री ताराबाई का विवाह किया। किसके साथ? मैंने कहा ना, पृथ्वीराज बहुत उड़ती उड़ती बातें करते थे, बातें करने लगते थे तब वो कितनी फेंक देते थे, उन्हें खुद को ही पता नहीं चलता। अब सुनो, ताराबाई का विवाह हो गया किसके साथ? पृथ्वीराज के साथ। पृथ्वीराज और ताराबाई लॉन्ग ड्राइव पे गए। कौन सी ड्राइव? हाँ, लॉन्ग ड्राइव पे गाड़ी चला रहे कौन? पृथ्वीराज। और पास में बैठी कौन? अब बिल्कुल गाड़ी गई तो बिल्कुल स्टूडेंट ताराबाई ने देखा तो बिल्कुल प्रकृति के एक ऐसे मतलब रूप को देखा कि चारों तरफ जंगली जंगल और उसी जंगल के बीच में बना हुआ एक अच्छा मनोरम सा दुर्ग, जो मन को भा गया। किसके? ताराबाई के। तो ताराबाई ने इतना अच्छा दुर्ग देखा तो उस दुर्ग की बुरी बुरी क्या की? प्रशंसा। तो कहा कि इतना मनोरम दुर्ग हमने कभी भी नहीं देखा, ये तो हमारे मन को भा गया। ये बात किसको बताई? पृथ्वीराज ने ये बात सुनी तो फैकालोजी शुरू कर दी। पृथ्वीराज ने कहा, एक बात कहे रानी सा। कहा क्या? कहा आज तक हमें दुनिया में दो ही चीजें पसंद आई है,
अब ताराबाई को पता चल गया कि पैथोलॉजी शुरू। तो कहा, रानी ने कहा आज रुको नंबर लगाते हैं इनका। तो कहा कौन सी दो चीजें? कहा एक आप और दूसरा ये दुर्ग। रानी बड़ी गजब की थी। रानी ने कहा ठीक है, अगर आपको दो चीजें पसंद आई तो एक बात बताओ, दोनों में से एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? पृथ्वीराज ने कहा मैं ग्रेजुएट हूं तो ये पोस्ट ग्रेजुएट है। तो पृथ्वीराज ऐसे हार मानने वाले नहीं थे। पृथ्वीराज ने बाहर देखा, पृथ्वीराज ने कहा अच्छा 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 ठीक है। कहा वापस पूछो रानी साहब, आपने क्या पूछा? कहा कि हम दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुनोगे? तो पृथ्वीराज ने हंसकर कहा आपको। तो कहा अजीब बात है, आपने हमारे चक्कर में एक आपकी इच्छा और मन की चीज को तो छोड़ दिया। तो पृथ्वीराज ने कहा किसने कहा छोड़ दिया? हमें दोनों मिले हैं। कहा कैसे? कहा कि रानी सा ये दुर्ग गढ़ बीटली है, पर आज के बाद इसे गढ़ बीटली नहीं तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तारागढ़। हमने तो तुम्हें मांगा, तुम्हारे साथ ये तारागढ़ भी आ गया। ये थे कौन? पृथ्वीराज सिसोदिया। अब सुनो, पृथ्वीराज सिसोदिया की एक बहन थी आनंदाबाई। कौन? आनंदाबाई का विवाह हो रखा था सिरोही के जगमाल के साथ। किसके साथ? और जगमाल और आनंदाबाई के दिन बीच में, दोनों के बीच में भयंकर लड़ाइयां हुआ करती थी, बिल्कुल भी नहीं बनती थी। एक बार जगमाल ने बड़ा झगड़ा किया, तब आनंदाबाई ने भी गुस्से गुस्से में कह दिया जगमाल जी आप मान जाओ वरना मैं अपने भाई को बुलाऊंगी। तो जगमाल ने भी गुस्से गुस्से में कह दिया बुला दे, डर लगता है क्या? अब आनंदाबाई ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया, कहा भाई ये बात है, गुस्से गुस्से में। अब ये बात पता चली कुंभलगढ़ में किसको? पृथ्वीराज रवाना हो गया किधर? सिरोही की तरफ। अब सिरोही की तरफ आए, अब जगमाल जी को डर लगने लगा। जगमाल जी ने कहा यार गुस्से गुस्से में तो मैंने बोल दिया बुला दे। अब आ रहे हैं और मेरा साड़ा जिस पर तलवार से वार करता है आदमी को तो फाड़ता ही फाड़ता है, घोड़े तक को फाड़ देता है। तो कहा करूं तो क्या करूं? तो कहा ज्यों ही पृथ्वीराज सिरोही पहुंचे ढोल ढमके बजवाऊं और भव्य स्वागत करवाऊं ताकि साड़ा जी का गुस्सा शांत हो जाए। ऐसा ही किया, ढोल ढमके बजाए, भव्य स्वागत किया तो पृथ्वीराज का गुस्सा क्या हो गया? शांत हो गया। शाम हुई। अब आपको पता राजा महाराजाओं का टाइम था, खाने का आयोजन हुआ बढ़िया, मैजिकल वाटर भी पड़ा था। दोनों ने खाना खाया, खाने के साथ बिल्कुल थोड़ा मैजिकल वाटर भी पिया। उसके बाद जब खाना खा रहे थे तब पृथ्वीराज ने कहा किसको? जगमाल को। कहा जगमाल जी आप और बहन के बीच में लड़ाइयाँ होती है, मैं आता हूँ, ये बात अच्छी नहीं लगती, आपको झगड़े नहीं करने चाहिए। तो जगमाल जी थोड़े थे, जगमाल जी इनका नहीं बिल्कुल ही नहीं लड़ते हम। तो पृथ्वीराज ने हाथ पकड़ा और जगमाल जी का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रखा कि खाओ हमारी कसम आप लड़ाई नहीं करते। तो जगमाल ने हाथ हटा लिया और कहा झूठी कसम कैसे खाए? तो कहा इसका मतलब लड़ाई होती है। तो कहा हाँ कभी कभार लड़ाई होती है। तो कहा अब का वचन देते हैं अब लड़ाई नहीं होगी। बिल्कुल। दोनों सो गए। रात को जब 12 बजी तो उठा कौन? जगमाल। और जगमाल ने उठकर कहा कि हमें समझाने के लिए अपने भाई को बुलाया। ये कहकर वापस ओढ़ कर सो गए, क्योंकि पिए हुए आदमी ऐसे ही बातें करते हैं। समझ में आया ना? ये बात कहकर खुद ही बोले और वापस ओढ़ कर सो गए। मतलब समझे, उन्होंने षड्यंत्र रच लिया। सुबह उठे। अब देखो एक भाई की फिक्र बहन को बहुत ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखना।
अभी समय नहीं है, वरना यहाँ पर मैं अपनी भी कहानी बताता, पर नहीं, सुन लो। एक बहन को अपने भाई की कितनी फिक्र होती है, छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझ लेना। माँ के बाद, किसके बाद? माँ के बाद अगर हम अपनी माँ का रूप देखते हैं ना, वो हमारी बहन में देखते हैं। वो चाहे बहन छोटी हो चाहे बड़ी हो, इस बात को हमेशा ध्यान रखें स्टूडेंट। माँ के बाद हमारी फिक्र करने वाली बहन ही होगी। कैसे? सुनो, आनंदाबाई थी। आनंदाबाई को पता था कि मेरा भाई सुबह कुंभलगढ़ जाएगा, जो काफ़ी दूर है, तो क्यों नहीं सुबह उठकर मैं मेरे भाई के लिए खाना बनवा दूँ, ताकि भाता बनवा दूँ, ताकि रास्ते में भूख लगेगी तो भाई क्या कर लेगा, नाश्ता कर लेगा। तो आनंदाबाई ने खाना बनवाया अपने भाई के लिए, और जब सुबह हुई तो रवाना हुआ पृथ्वीराज, तो उन्हें खाना दिया कि भाई मैंने लड्डू बनाया है, रास्ते में अगर भूख लगे तो खा लेना। अब रवाना हुए स्टूडेंट। उसी दरमियान मौका देखकर पहले जगमाल ने उसी खाने में क्या मिला दिया, जहर। पर इस बात का अंदाजा नहीं किसको, आनंदाबाई को। और आनंदाबाई ने वही पोटली उठाकर किसको दे दी, पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज ने रवाना होते समय जगमाल जी को कहा, जगमाल जी अब झगड़े मत करना, ऐसा नहीं कि मुझे वापस आना पड़े। जगमाल जी ने कहा, वचन देता हूँ तुम्हें अब कभी भी आना नहीं पड़ेगा। बाइलिंगुअल, मतलब गजब का जवाब दिया। पृथ्वीराज सिसोदिया बिल्कुल आए रास्ते में तो अपनी बहन की याद आई, और देखा तो बहन का दिया हुआ क्या याद आया, खाना। तो उन्होंने खोला और लड्डू खाए, तो लड्डू में तो क्या था, जहर था। तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब हुई तब सैनिकों ने कहा, काम करते चित्तौड़ ले लेते हैं। कहाँ ले लेते हैं? चित्तौड़ दरबार में राईमल जी के पास। तब पृथ्वीराज ने कहा, नौफ, हमारे पिता ने कहा था कि वो जीते जी हमारी शकल नहीं देखना चाहते, तो हमें यह हमारा आदेश है कि हम जिए चाहे मरे, हमें कहाँ लेकर जाओगे, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के समीप ही पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हुई, अरे बोलो, मृत्यु हुई। तब संदेश आया राईमल जी के पास। तब राईमल जी पूरे टूट चुके थे, क्योंकि देखो जयमल चला गया, पृथ्वीराज चला गया, सांगा जिंदा है या नहीं इसकी कोई भी जानकारी नहीं थी। राईमल जी पूरे टूट गए। राईमल जी ने कहा, हे विधाता, इस बुढ़ापे में तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। अपने मन को समझाने के लिए अपनी पूरी सेना को चहु दिशाओं में भेजा। एक सैन्य दल आया श्रीनगर के आसपास। करमचंद से मुलाकात हुई, करमचंद को पूरी बात बताई। तब करमचंद आया और सांगा को कहा, मेवाड़ के राणा राईमल के तीसरे पुत्र राणा संग्राम सिंह मेवाड़ तुम्हें बुला रहा है। जब ये बात पता चली करमचंद को, तो करमचंद बिल्कुल संग्राम सिंह को लेकर कहाँ आए, मेवाड़। और फिर राईमल जी की, और उधर राईमल जी बड़े सीरियस थे। सीरियस का मतलब दुनिया छोड़कर जाने वाले थे, पर उनके दुनिया छोड़कर जाने से पहले ही पहुंच गए थे कौन, सांगा। कान खोल के सुन लेना। और फिर उनकी मृत्यु के बाद 1509 में उनका क्या हुआ, राज्य अभिषेक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ें तो मैंने पूरे डायग्राम के माध्यम से लिखा ली। हेडिंग डालो राणा सांगा, हेडिंग डालो स्टूडेंट राणा सांगा। राणा सांगा। शासनकाल लिखो 1509 से 1528। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, लिखो जीवन परिचय।
जीवन परिचय। और जीवन परिचय में लिखो स्टूडेंट, पहला ही पॉइंट, पिता राणा रायमल। राणा रायमल राणा रायमल। माता रतन कंवर। माता रतन कंवर। जन्म लिखो, जन्म लिखो स्टूडेंट 12 अप्रैल 1482। तारीख तक याद रखोगे, ध्यान रखना। 12 अप्रैल 1482 लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक, और राज्य अभिषेक में लिखो 24 मई 1509 लिख लिया। अब बताओ विकट समय में शरण किसने दी थी? करमचंद पंवार। लिख लो यहां पर, वापस लिखो विकट समय में शरण, करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। अगले पॉइंट में लिखो अब लिखो अगले पॉइंट में राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय, राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय आगे लिखो स्टूडेंट, राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय समकालीन शासक। आप में से कोई बताएगा कि राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय समकालीन शासक कौन कौन थे? कौन बताएगा? एक हाथ खड़ा है। केंद्र में कौन था? केंद्र का मतलब उस समय सत्ता किसके पास थी? लोधी वंश की। लोधी वंश का शासक कौन था? बोलो। इब्राहिम, जो शुद्ध गलत है। बहलोल लोधी, शुद्ध गलत है। याद रखना, लिखो जल्दी से। समकालीन शासकों में केंद्र लिखकर आगे लिखो लोधी वंश, और लोधी वंश का लिखोगे सिकंदर लोधी। कौन सा लोधी? सिकंदर लोधी। उसके बाद लिखोगे वाह रे वाह मालवा। मालवा में था नासिर शाह खिलजी। और फिर लिखोगे रात ही रात गुजरात। गुजरात में था महमूद बेगड़ा। कौन सा गड़ा? महमूद बेगड़ा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ये तीनों शासक, देखो आपने शब्द अच्छे से नहीं देखा। मैंने जो लाइन लिखाई है, मैंने लाइन लिखाई है कि राणा सांगा के राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक का मतलब 1509 की स्थिति बतानी थी। इब्राहिम लोदी के साथ तो संघर्ष होगा, युद्ध होगा। राज्य अभिषेक के समय जो शासक थे वो थे सिकंदर लोदी केंद्र में,
मालवा में नासिर शाह खिलजी और गुजरात में महमूद बेगड़ा। संघर्ष जो होगा इन तीनों से किसी से नहीं होगा। संघर्ष होगा केंद्र में इब्राहिम लोदी से, गुजरात में मुजफ्फर शाह से और मालवा में महमूद खिलजी द्वितीय से। समझ में आया कि नहीं? आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। हेडिंग डालो सांगा के युद्ध अभियान। क्या लिखा आपने? सांगा के युद्ध अभियान। फर्स्ट लिखो खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध। आगे लिखो स्टूडेंट। सन बताओ कब हुआ था? 1517। फोड़ो ठीक रे फोड़ो। दहेज में नए मिलेंगे एकदम बढ़िया। और बोलना कंपनी मेड दे, मिल्टन कंपनी की बोतल दे। आवाज नहीं। खातोली का युद्ध 1517 लिखो एक तरफ। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। लिख लिया? परिणाम में सब में लिखते रहना स्टूडेंट। किसकी विजय? सांगा की विजय। सिर्फ किसको? खानवा को छोड़कर। सब में विजय किसकी होगी? सांगा की। आगे लिखो अगला युद्ध। खातोली के बाद बाड़ी का युद्ध कब हुआ था? 1518। 1518। आगे लिखो जल्दी से। लिखो राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी से एरो निकालो। और 3 सेनानायक थे इसके। कितने? नंबर फर्स्ट लिखो मियां मक्खन। मियां मक्खन। दूसरा लिखो मियां हुसैन। कौन सा? मियां हुसैन। और तीसरा लिखो मियां मासूफ। मियां मासूफ। इनके पूरे नाम नहीं लिखाया है, छोटे नाम ही लिखा है। इनका पूरा नाम तो था मियां मक्खन फार्मूली। कौन सी मूली? आपको फार्मूली नहीं लिखना है, आपको तो सीधे शॉर्ट में ही याद रखने। लिख लिया? मासूम नहीं, मासूफ। मासूम। मासूम था तो लड़ने क्यों आया? मासूफ। लिख लिया? अब सुन लो पहले, चलो बाद में ही बताऊंगा, एक बार लिख लो, है ना। अब लिखो अगले पॉइंट में अगला युद्ध कौन सा होगा? बोलो, अरे बोलो मरो। सर कहा बोले, हमें तो खुद को ही पता नहीं है। बोलो गागरोन का। गागरोन का कब हुआ रे? कौन बोला? खड़प 1519। किन किन के बीच में हुआ? बोल। बैठो, कोई बात नहीं, बिल्कुल सनीस ने सही बताया। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 में। ये युद्ध हुआ राणा सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। और गागरोन के युद्ध में बिल्कुल लिखो स्टूडेंट, गागरोन का युद्ध
राणा सांगा वर्सेस मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय। लिख लिया, परिणाम में लिखो। परिणाम में लिखो स्टूडेंट, किसकी विजय? बिल्कुल सांगा की विजय। आगे लिखो ईडर का युद्ध। हाँ जी, ईडर का युद्ध। ईडर का युद्ध, और ईडर के युद्ध में लिखो स्टूडेंट जल्दी से 1520। 1520 लिख लिया। लिखो राणा सांगा, एक बार लिख लो फिर पूरे साथ में ही समझा दूंगा। राणा सांगा वर्सेस गुजरात का मुजफ्फर शाह। राणा सांगा वर्सेस गुजरात का मुजफ्फर शाह। राणा सांगा वर्सेस गुजरात का मुजफ्फर शाह। अब सांगा की तरफ लिखो प्लस राइमल, प्लस राइमल, और उधर लिखो प्लस भारमल, प्लस भारमल। परिणाम में लिख दो सांगा की विजय। सांगा की विजय लिख दिया। अब हेडिंग डालो स्टूडेंट, बढ़िया बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर, और लिखो जल्दी से स्टूडेंट राणा सांगा वर्सेस बाबर। बाबर की तरफ लिखो सेनानायक था मेहंदी ख्वाजा। कौन था? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा लिख लिया? अरे लिख लिया ना, ओके। परिणाम में लिख दो सांगा की विजय। अब लिखो स्टूडेंट आगे खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। खानवा से एरो निकालकर पहले लिखो स्टूडेंट क्या? एरो निकालकर लिखो ये कहाँ है? ध्यान रखना, रूपवास तहसील भरतपुर। पूरा लिखो, रूपवास तहसील भरतपुर। रूपवास तहसील भरतपुर लिख लिया? ओके। अब लिखो स्टूडेंट तारीख 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 लिख लिया? ओके। नेक्स्ट लिखो राणा सांगा वर्सेस बाबर। राणा सांगा वर्सेस बाबर लिख लिया? परिणाम में लिखो सांगा की हार। इसके ऑपोजिटली लिख लो, हार मत लिखो, लिख दो बाबर की विजय। बाबर की विजय लिख लिया? ओके। अब सुनो और समझो स्टूडेंट अच्छे से क्या होता है और क्या नहीं होता है। अच्छे से समझ लेना, पूरे युद्ध बता देता हूँ स्टूडेंट। सांगा का जब राज्य अभिषेक हुआ तब तो राजा कौन थे?
आपके सिकंदर लोदी केंद्र के अंदर। अब सिकंदर लोदी राजा तो थे, आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अच्छे से जान लेना और समझ लेना। स्टूडेंट, संघर्ष जो हुआ वो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और साम्राज्य विस्तार नीति के तहत इब्राहिम लोदी को पराजित किया सबसे पहले खातोली के युद्ध में। खातोली में हार हुई, जल्दी से बताओ किसकी? बोलो, इब्राहिम लोदी की। उसके बाद इब्राहिम लोदी ने वापस बदला लेने के लिए अपने 3 सेनानायकों को भेजा। कितने? 3। बोलो, हाँ, 3 सेनानायकों को भेजा। अब ये 3 सेनानायक मैंने नाम लिखा दिए। अब ये तीनों सेनानायक आए थे, ध्यान रखना, कौन से युद्ध के अंदर? खातोली में भी। और तीनों आए थे, तीनों में से जब बाड़ी के अंदर लड़ने आए तीनों, तो मियाँ हुसैन और मियाँ मासूफ ने सोचा कि पहले भी जूते खाए हैं। क्या खाया है? जूते खाए हैं, क्या करें? तो हुसैन ने कहा एक काम करते, पार्टी चेंज कर देते हैं, चले जाते किसकी तरफ? शांगा की तरफ। इन पर पहले ही शक हो गया इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी ने संदेश भेजा मियाँ मक्खन को, का इन दोनों पर भरोसा मत करना, ये शातिर है। पर बिल्कुल युद्ध के दौरान ये दोनों मिल गए किसकी तरफ? सांगा की तरफ। और अनलिमिटेड जूते पड़े किसके? मियाँ मक्खन के। और विजय हुई किसकी? सांगा की। अगर पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो हुसैन और मासूफ को कोष्टक में बंद करके लिखो कि युद्ध के दौरान, या सीधा लिखो सांगा की तरफ मिल गए, सांगा की तरफ मिल गए, सांगा की तरफ मिल गए। अगले पॉइंट में लिखो, हाँ, अगले पॉइंट में सुन लो और समझ लो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा। खाड़ी और ये बाड़ी और खातोली दोनों बता दिए। अब सुनो स्थिति किसकी? बोलो, गागरोन की। अब गागरोन में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ अच्छे से समझ लेना स्टूडेंट। बड़ी गजब की राजनीति होगी मालवा में, जो गागरोन के युद्ध का कारण बनेगा। सुनो, मालवा का शासक था, याद रखना, महमूद खिलजी नहीं, मालवा का शासक होसंग सा था। कौन था? बोलो, कौन था? होसंग सा था। और होसंग सा की मृत्यु के बाद शासक बनना चाहिए था उसका पुत्र उमर खां। कौन? पर एक था, नहीं, ये तो बात कुंभा के समय की है। सुनो, शासक बना महमूद खिलजी। कौन बना? महमूद खिलजी का भाई था साहिबा खां। कौन था? शाहिबा खां को पता था कि महमूद खिलजी में न तो लूण है ना लक्कड़। साहिबा खां ने फायदा उठाया, अटैक किया मालवा पर और महमूद खिलजी को पराजित किया। क्या किया? पराजित। ठीक है, पराजित हुआ। बोलो कौन? बोलो, महमूद खिलजी। ठीक है, अब आगे सुनो क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। महमूद खिलजी पराजित होने के बाद क्या करता है, क्या नहीं करता है? महमूद खिलजी गया, मालवा में ही एक रियासत थी, जागीर थी, चंदेरी। कौन सी? और चंदेरी के मेदिनी राय के पास गया। किसके पास? मेदिनी राय को जाकर कहा कि मेरे भाई साहिबा ने मालवा पर अधिकार कर लिया, मेदिनी राय मुझे तेरी सहायता चाहिए। तो मेदिनी राय ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें वापस मालवा दिलाएंगे। मेदिनी राय की सहायता से महमूद खिलजी ने वापस मालवा पर आक्रमण किया और अपने भाई को क्या किया? पराजित। अधिकार हो गया वापस किसका? महमूद खिलजी। पर हुआ किसकी वजह से? बोलो। तो महमूद खिलजी ने अपना दीवान नियुक्त किया, प्रधानमंत्री बनाया। किसको? मेदिनी राय को। अब मेदिनी राय की दरबार में फुल चलती थी क्योंकि दीवान था, पूरा कार्य वही संभालता था। दूसरे सेनानायक मंत्रिमंडल जो थे वो मेदिनी राय से नफरत करने लगे और कान भर दिए किसके? महमूद खिलजी के। कहा तू नाम मात्र का शासक है, शासन व्यवस्था चला कौन रहा है?
और समय आने पर तुझे मौत के घाट उतार कर मेदिनी राय अधिकार कर लेगा। कान का कच्चा था कौन? महमूद खिलजी, जो अपने मंत्रिमंडल के कहने में आ गया और मेदिनी राय को मालवा से निकाल दिया। यही मेदिनी राय आया राणा सांगा के पास, सांगा को पूरी बात बताई। तब सांगा ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें गागरोन की जागीर देते हैं। कहाँ की? अरे बोलो, अब बताओ गागरोन में कौन सा राय है? ये बात पता चली महमूद खिलजी द्वितीय को, तो वो सेना लेकर आया किस पर अटैक करने के लिए? गागरोन पर। किस पर? तब इधर से गए राणा सांगा और 1519 में हुआ धुआंधार और खतरनाक कौन सा युद्ध? जिसमें पराजित हुआ महमूद खिलजी। यहां पर एक पॉइंट लिखाऊं, लिखो लिखो। राणा सांगा ने चंदेरी के मेदिनी राय को क्या प्रदान की? शरण प्रदान की। चंदेरी के मेदिनी राय को शरण प्रदान की तथा गागरोन की जागीर दी। गागरोन की जागीर दी। गागरोन की क्या दी? जागीर दी। अगले पॉइंट में लिखो एक और पॉइंट। मेदिनी राय, एक लिख लो छोटा सा। मेदिनी राय महमूद खिलजी का दीवान था। लिख लिया? ओके। अब सुनो और समझो। ईडर का युद्ध बड़ा भयंकर युद्ध होगा, सुन लो और समझ लो ईडर में क्या होगा और क्या नहीं होगा। अब स्टूडेंट, ईडर का युद्ध का कारण बने रायमल और बारमल, दो नाम लिखा है मैंने। ये दोनों भाई थे और दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। किसको लेकर? ईडर को प्राप्त करने को लेकर। ईडर के राजा बनना चाहते थे दोनों। बारमल ने बुलाया गुजरात के मुजफ्फर शाह को, तब रायमल ने बुलाया किसको? सांगा को। अब सुनो, जब सांगा को बुलाया तो सांगा के पास इस समय सांगा को सैनिक सहायता चाहिए थी। तब सांगा ने पत्र भेजा मारवाड़ के राव गांगा को। किसको? तब राव गांगा ने ईडर के युद्ध में 7000 सैनिक भेजे। किसकी सहायता है? तो सांगा की। और फिर सांगा लड़े कौन सा युद्ध? ईडर का युद्ध, जिसमें हार हुई मुजफ्फर शाह और बारमल की। और ईडर का शासक बनाया किसको? राय। पर बाद में ईडर की राजनीति बदल जाएगी। और कान खोल के सुन लेना, भाग लेने आएगा खानवा के युद्ध में ईडर से कौन? बारमल। कौन सा मल? तो अपने दिमाग पर यह जोर देकर नहीं सोचे कि ईडर में तो सांगा ने साथ दिया किसका? रायमल का। और खानवा में लड़ने आ रहे कौन? वो हमेशा राजनीति और उस समय की स्थिति पर निर्भर करता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ओके। ईडर का युद्ध कंप्लीट। उसके बाद बताओ अगला युद्ध कौन सा? सुनो और समझो। बयाना से पहले एक छोटी सी बात। एक कहावत है ना स्टूडेंट, सर बारमल तो सांगा के साथ था ना, तो क्या हो गया? तो कहाँ टेंशन है आपको? यही तो मैंने कहा ना। अब सुनो और समझो क्या होता है और क्या नहीं होता है। स्टूडेंट अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट, एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए। तो ये बात क्यों कही जाती है? सुनो और समझो। इब्राहिम लोदी के चाचा थे कौन? बहलो लोदी। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया था?
दौलत खान लोधी और आलम खां लोधी ने, ध्यान रखना, जो किसके परिवार के थे, इब्राहिम लोधी के ही। और बिल्कुल सही कहा, इधर किसी ने भी बोला है तो बिल्कुल सांगा ने भी संदेश भेजा था किसको, बाबर को, कि तू हिंदुस्तान पर क्या कर, आक्रमण कर। जिसने अच्छे से इतिहास पढ़ा है उनको पता है, बिल्कुल फैक्ट है, सांगा ने भी संदेश भेजा था। तो सुनो और समझो। तो बुलाया किसको, बाबर को। बाबर आया और बाबर ने बिल्कुल लोधियों की इस कमजोर सत्ता का फायदा उठाया, युद्ध लड़ा पानीपत का, और पानीपत के युद्ध में पराजित किया किसको, इब्राहिम लोधी को, और हिंदुस्तान की सत्ता पर अधिकार हो गया। बोलो किसका, बाबर का। बाबर ने हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया, मुगल वंश की नींव रख दी, पर रात को सोते समय उसे नींद नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में विशाल साम्राज्य है मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह का। कान खोल के सुन लेना। सुनो, इसी बाबर की सेना ने बयाना पर अधिकार कर लिया। जैसे तैसे ये बात पता चली सांगा को, तो सांगा ने विशाल सेना भेजी। कहाँ, अरे बोलो बोलो, बयाना। बयाना विशाल सेना भेजी स्टूडेंट, और विशाल सेना भेजी। तब सुनना, सैनिकों ने क्या प्रण लिया, कहा कि बयाना में ऐसा युद्ध लड़ना है कि ना तो सैनिक मारे जाए बाबर के, और ना ही जिंदा बचे। उनकी स्थिति जो करनी है, अधमरे करने उनको। कैसे, मारना किसी को भी नहीं है। उन सैनिकों की स्थिति ऐसी कर दो कि ये सैनिक यहां से अपनी जान बचाकर बाबर के पास जाए, और बाबर की जब मुख्य सेना देखे इनकी स्थिति, तो वो युद्ध लड़े ही नहीं। तो बिल्कुल स्टूडेंट, बयाना के युद्ध में सांगा के मेवाड़ी सरदारों ने इतना भयंकर युद्ध लड़ा, किसी सैनिक के पैर काट दिए, किसी का हाथ काट दिया, किसी का आधा सिर फाड़ दिया, किसी का शरीर काट दिया, पर मारा किसी को भी नहीं। यहाँ बयाना से सेना भागी किधर, बाबर की तरफ, यानी आगरा की तरफ आई, और बाबर की मुख्य सेना जो थी उसने देख लिया बयाना के आए हुए सैनिकों को। तो मुख्य सेना के सैनिकों ने कहा, यह स्थिति तुम्हारी किसने की। तब उन्हीं सैनिकों ने कहा, मेवाड़ी सरदारों ने, और तुम्हें भी सलाह देंगे, मर जाना, मेवाड़ी सरदारों से युद्ध मत लड़ना। ये खौफ था किनका, मेवाड़ की सेना का, राणा सांगा का। कान खोल के सुन लेना स्टूडेंट। मुख्य सैनिक बयाना के घायल सैनिकों को देखकर घबरा गए, युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हुए। बाबर के पास संदेश गया कि बयाना के सैनिकों की चलकर स्थिति देखो कितनी नाजुक है। तो बाबर ने सबसे पहले ये बात कही कि सेना है कहाँ, उसको मुख्य सेना से दूर रखा जाए। तो कहा मुख्य सेना के पास ही है वो तो कहा मरो, उनको अलग करो। अलग करे तब तक क्या हो चुकी थी, देर हो चुकी थी। बाबर गया, बयाना के सैनिकों से मिला, तो देख कर बाबर की भी हालत खराब हो गई। बाबर ने कहा, अगर मैंने देरी की तो मैं मारा जाऊंगा। मुझे मुख्य सेना को युद्ध के लिए तैयार करके हाथों हाथ प्रस्थान करना है। सैनिक को आदेश दिया कि मुख्य सेना के सैनिकों को एक जगह इकट्ठा करो। अब सभी मुख्य सेना के सैनिकों को इकट्ठा किया गया। बाबर आया और बाबर ने आकर कहा, सैनिकों, अगर हमने देरी की तो एक भी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह और मेवाड़ी सेना के विरुद्ध हम युद्ध का ऐलान करते हैं और युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। क्या तुम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो? एक भी सैनिक ने नहीं कहा कि हम तैयार हैं। बाबर के मन में जो डर था वही हुआ। आखिरकार बाबर ने कहा, सैनिकों, तुम अगर मेवाड़ी सेना से युद्ध लड़ते हो तो युद्ध विजय के बाद मैं सबको एक एक सोने की
मुद्रा दूंगा। बताओ अब युद्ध लड़ोगे? सैनिकों ने कहा जिंदा बचेंगे तो तेरी मुद्रा लेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। बाबर ने हाथों हाथ कहा कि सैनिकों, अगर तुम युद्ध लड़ते हो तो तुमसे जो मैं कर वसूलता हूं उस कर को भी क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। अब युद्ध लड़ने चलोगे? सैनिकों का नहीं चलेंगे। बता कर कितना लेता है? 5 रुपया, 20 कर दे, जिंदा रहेंगे तो तेरा कर चुकाएंगे। ये खौफ था किसका? सांगा की सेना का। अब सुनो, बाबर की एक गंदी आदत थी, बाबर हद से भी ज्यादा क्या पीता था? शराब। क्या पीता था? शराब पीना हालांकि गंदी आदत नहीं है, शराब पीकर लोगों को बताना कि मैंने मैजिकल वाटर पिया है, वो सबसे गंदी आदत है। बाबर क्या करता था? फुल नशे में धुत शराब पीकर अपना सिंहासन ऐसे लेकर आता, हाँ ऐसे लेकर आता और लाकर अपनी मुख्य सेना, जो सेना होती उसके सामने आकर यूं बैठता और सैनिकों को फुल शराब पीकर कहता, एंटरटेन, मुझे हंसाओ। नहीं सही है, अच्छा ना, तो क्या फर्क पड़ गया, हम काले तो क्या दिल वाले हैं। हाँ सही है, हाँ अब सही है, एकदम मस्त है, धुआंधार और खतरनाक। रुक, अब यहाँ पे ऐसा तो हाँ यार, यहाँ पे तो सौंदर्य प्रसाधन केंद्र जाने की जरूरत ही नहीं है। तो सुनो और समझो स्टूडेंट, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बाबर आया, मतलब बाबर की आदत बताता हूं, उसकी गंदी आदत क्या थी। वो हद से भी ज्यादा क्या पीता और अपनी सेना के सामने आकर बैठता और सैनिकों को कहता, एंटरटेन, मनोरंजन करो, मुझे हंसाओ, बादशाह को हंसाओ। तो बेचारे सैनिक अब हंसाने के लिए क्या करते? क्या करते? नाचते। अब तुम्हारे जैसे डांसर थे, कोई अतरंगी कपड़े पहन कर आते कर नाचते, और कोई तो वो चुन्नी ओढ़ कर नाचते और कहते छत पर सोया है बहनोई, है ना। ऐसे डांस करते तो बाबर को क्या आता? मजा आता। अब सुनो, मैं हमेशा तुम्हारे सामने आकर मैं तुम्हें एक ही डायलॉग सुनाऊं, एक ही मतलब कोई चुटकुला सुनाऊं, तो पहली बार सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी कि नहीं आएगी? अगर मैं उसी बात को बार बार चुटकुले को सुनाऊं तुम्हें हंसी आएगी? नहीं आएगी ना। तो बाबर भी सबके डांस देख देख कर बोर हो चुका था, बाबर को हंसी नहीं आती थी। तब बाबर शराब पीकर सैनिकों के सामने बैठता और कहता, नाचो नाचो। नाचते। अब वो डांस हमेशा देख रखा, क्या नचाए। तब बाबर खुद खड़ा होता और उन सैनिकों के साथ नाचता, तो भी मजा नहीं आता। तब बाबर अपनी तलवार निकालता और नाचते हुए सैनिकों के सिर काटता। अब सिर काटता, मारता, तो दूसरे सैनिकों के सामने देखता तो वो बेचारे डरते। अब डरे हुए भाव से वो नाचते तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर बाबर कहता, एंटरटेन, मजा आ रहा है, नाचो। इतना खतरनाक था कौन? बाबर। अब बाबर ने निर्णय लिया कि मेरी शराब की लत से परेशान है कौन? सैनिक। मैं आज शराब पीना ही छोड़ दूंगा। बाबर आया और बाबर ने सैनिकों को आकर कहा, सैनिकों, तुम अगर मेवाड़ी सरदारों से लड़ते हो, सांगा की सेना से लड़ते हो, तो तुम्हारे सामने ऐलान करता हूं कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। बताओ, युद्ध लड़ने के लिए चलोगे? सैनिकों ने कहा, तो एक काम कर, 5 लीटर की जगह 10 लीटर पी, हम युद्ध लड़ने नहीं चलेंगे। तो बाबर ने कहा, मैं मार दूंगा तुम्हें। तो कहा, बिल्कुल सही है, तू मारता है, वो न जिंदा छोड़ते हैं ना मारते, अधमरे करते हैं। और सुना है कि हमारी जितनी हाइट है उतनी तो उनकी तलवारें हैं। क्या है? बिल्कुल स्टूडेंट, हमारे राजस्थान के जितने कितने भी क्षत्रिय राजवंश हुए, उन राजवंश के सैनिकों की
का व्यक्तित्व देखे तो बड़ा गजब का था हर एक का, और पहले और अभी भी देख लो, हाइट 6 फुट के आसपास और शरीर तो धुआंधार और खतरनाक। अभी भी ऐसी स्थिति है तो सोचो पहले तो खान पान कितना अच्छा था, सही है कि नहीं, वातावरण कितना अच्छा था, हर चीज शुद्ध थी। उस टाइम का तो व्यक्तित्व और ही गजब का था। तो बिल्कुल कहा कि हमारी जितनी हाइट है उतनी तो उनकी तलवार है, एक पड़ी तो पता नहीं चलेगा कि दाया आलय किधर पड़ा, बाया आलय किधर पड़ा, छोटी आंत किधर, मोटी आंत किधर। फैक्ट ही है। स्टूडेंट कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही थी किसकी, तब बाबर ने कहा अब तो एक ही बात, जिहाद का नारा। कौन सा नारा? जिसको तुम कहते हो धर्म का युद्ध घोषित किया, धर्म के नाम पर सैनिकों को तैयार किया। और जब धर्म बचाने की बात कही बाबर ने, तो उन्हीं लूले लंगड़े सैनिक जो बयाना से आए थे, घायल आए थे, उनमें भी जान आ गई। और हर एक सैनिक ने कहा अब तो लड़ेंगे धर्म के लिए, क्योंकि धर्म की बात है, मरेंगे तो धर्म के लिए, मारेंगे तो धर्म के लिए। बाबर की तरकीब काम कर गई और बाबर सेना लेकर आया कहाँ? खानवा में। बाबर ने इस युद्ध को लड़ने के लिए विशेष पद्धति योजना बनाई। कहा यह युद्ध लड़ा जाएगा तुलुगमा पद्धति में। इस युद्ध में हम तोपों और बारूदों का प्रयोग करेंगे। हमारे तोपों के तोपची होंगे उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो जल्दी से महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु लिखो। बाबर की युद्ध तैयारी, बाबर की युद्ध तैयारी। लिखो पहला ही पॉइंट, बाबर की युद्ध तैयारी में नंबर फर्स्ट पॉइंट लिखो। बाबर ने इस युद्ध को, बाबर ने इस युद्ध को, बाबर ने इस युद्ध को कौन सा? जिहाद का युद्ध ऑब्लिक करके धर्म का युद्ध घोषित किया। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद का युद्ध, धर्म का युद्ध घोषित किया। लिखो बाबर ने राजस्थान में पहली बार तोपों और बारूदों का प्रयोग, लिख लिया। बाबर ने राजस्थान में पहली बार इस युद्ध में तोपों और बारूदों का प्रयोग किया। लिखो 2 तोपची। कितने तोपची थे? 2 तोपची। 2 तोपची। 2 तोपची में नाम लिखो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट उस्ताद अली, उस्ताद अली, उस्ताद मुस्तफ़ा, उस्ताद मुस्तफ़ा, उस्ताद अली, उस्ताद मुस्तफ़ा। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई।
कौन सी पद्धति? तुलुगमा पद्धति अपनाई। बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई। अगले पॉइंट में लिखो। अब लिखो सांगा की युद्ध तैयारी। सांगा की युद्ध तैयारी। आप में से कोई बताएगा स्टूडेंट, सांगा ने इस युद्ध में भाग लेने के लिए कौन सी परंपरा, पाती पर्वण परंपरा प्रारंभ की? तो याद रखना, इसी पाती पर्वण के तहत राजस्थान की हर रियासत के राजा ने किसकी तरफ से भाग लिया? सांगा की तरफ से। तो लिखो राणा सांगा ने, लिखो राणा सांगा ने, राणा सांगा ने पाती पर्वण के तहत, राणा सांगा ने पाती पर्वण के तहत रियासतों के राजाओं को निमंत्रण भेजा। निमंत्रण भेजा, लिख लिया? ओके। अगले पॉइंट में लिखो, अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट सीधा, भाग लेने वाले राजा, भाग लेने वाले राजा। बोर्ड पर देख लो, फिर बाद में लिख लेना पूरे। भाग लेने वाले राजा कौन कौन थे, अच्छे से देख लो। सबसे पहले लिखोगे स्टूडेंट मारवाड़। कौन सा? मारवाड़ के थे राव घांगा। घांगा ने भेजा अपने पुत्र मालदेव के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना। नेतृत्व में सेना। नेक्स्ट, ऐसे ही याद रखोगे कौन सा नेर? बीकानेर। बीकानेर का था स्टूडेंट राव जेतसी। कौन था? और राव जेतसी ने भेजा पुत्र कल्याणमल के नेतृत्व में, कल्याणमल के नेतृत्व में। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आमेर, आमेर से आया था पृथ्वीराज कच्छावा, पृथ्वीराज कच्छावा। ओके, उसके बाद में अगर बात करूं तो रोही ही रोही सिरोही, सिरोही से आया था अखेराज देवड़ा का सोनगरा। उसके बाद डर ही डर ईडर, ईडर से आया कौन सा मल? भारमल। उसके बाद आगे बढ़ोगे वागड़, वागड़ से आया उदय सिंह। कौन सा सिंह? देवलिया से आया रावत बाग सिंह। कौन आया? बाग सिंह। ओके, चंदेरी से आया मेदिनी राय। कौन आया? मेदिनी राय। ओके, जगनेर जो कौन से पुर में? भरतपुर में। यहां से आया अशोक परमार। कौन आया? अशोक परमार। ओके, अजमेर से आया करमचंद पंवार। कौन आया? करमचंद पंवार। यानी अजमेर की जागीर किसे दी थी? करमचंद को। ओके, अब सुनो, दड़ी ही दड़ी सादड़ी, सादड़ी से आया झाला अज्जा। कौन आया? हाँ, झाला अज्जा। गुंदा ही गुंदा, हाँ, कोई केरी गुंदा मत बोलना। झाला कौन आया? सज्जा। अड़ता ही डता, मेड़ता से आया वीरमदेव। कौन सा देव?
विरमदेव। रायसीन से आया सिलहदी तंवर। कौन सा हदी? सिलहदी तंवर। घोर ही घोर, नागौर से आया खानजादा। कौन सा जादा? हाँ, ये खानजादा और सिलहदी तंवर दोनों करेंगे गद्दारी और मिल जाएंगे किसकी तरफ? बाबर की तरफ। तो इन गद्दारों को दोनों को साथ में लिखे और आगे कोष्टक में बंद करके बाद में लिख लेना गद्दारी की बाबर की तरफ मिल गए। लिखो जल्दी से। लिखो जल्दी से स्टूडेंट। जल्दी से लिख लो। और कर्नल जेम्स टोड का मत तुम्हें पता है कि राणा सांगा की तरफ से 7 प्रथम श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार लड़े थे। ये सिर्फ प्रमुखों के नाम बताए, हर एक के पास अपनी सेना थी। 7 प्रथम श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 सरदार लड़े थे। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या सभी ने? जल्दी से लिखो। अभी इनकी तरफ से जो सिंगल सिंगल भाग लेंगे उनके भी नाम लिखेंगे। जैसे महमूद खां लोधी भी लड़ेगा, हसन खां मेवाती भी लड़ेगा। अभी नाम लिखने 1 2 के, पहले ये लिख लो। सर एक बार नागौर के सेना नायक का नाम बोल दीजिए ना। खानजादा। कौन सा जादा? खानजादा। लिख लिया? अरे लिख लिया क्या सभी ने? लिख लिया? अब लिखो, लिखो जल्दी लिखो रे। क्या धीरे धीरे लिख रहे हो?
कहीं टाइम के हिसाब से तो नहीं लिख रहे हो तुम? कहा कि 12 हो गए हैं, छोड़ो धीरे धीरे लिखो। गाडा रीजो, क्या रीजो याद है? किसने गाया था? भंवरलाल पालीवाल मर जाएगा, टूपा दे दूंगा। किसने गाया? नानक जी भील ने, डाबी घटना के दौरान। गाडा रीजो रे स्टूडेंटो, गाडा रीजो, थारा दुख सभी मिट जाए। गाडा रीजो, गाडा का मतलब डटे रहना, कोई भी खड़े होकर जाना मत। पर तुम तो टारगेट कर रखे हो 13। लिखो जल्दी से। अब तो लिख लिया? नहीं, लिख ले, और दो एक लिख ले। आगे बढ़ो, आवाज नहीं। अब लिख लो जल्दी से स्टूडेंट, लिखो। बताओ एकमात्र मुस्लिम सेनानायक कौन लड़ा था? नहीं, एकमात्र तो प्रताप की तरफ थे, इनकी तरफ तो महमूद खान भी तो था ना। तो लिखो महमूद खान लोधी। महमूद खान लोधी, आगे कोष्टक में लिख दो इब्राहिम लोधी का भाई। आगे लिख दो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती कौन? हसन खां मेवाती। अब लिखो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार सांगा की तरफ से सांगा की तरफ से 7 प्रथम श्रेणी के राजा, 7 प्रथम श्रेणी के राजा 9 राव और 104 सरदार लड़े। 104 सरदार लड़े। ओके स्टूडेंट, 7 प्रथम श्रेणी के राजा 9 राव और 104 सरदार लड़े। ओके? अरे ओके, मिलता है कल। धन्यवाद। और खानवा के युद्ध की तारीख याद है ना आपको? हमारे खानवा की कितनी? सुबह कितने बजे? कहाँ आक्रमण करेंगे हम? और उसे बनाएंगे हमारी स्थाई, नहीं बनाएंगे, अस्थाई रहेगी। स्थाई तो कहाँ रहेगी? आओगे ना रण क्षेत्र में। धन्यवाद। और साथ में उनको भी लेके आना जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये भी सुन ले। ओके, चलिए।